बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने भी उसी स्याही में अपना मुंह काला कर लिया जो बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में खेल खेल रही है। एक दौर था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गंदी तस्वीरें बनवा के नवाज शरीफ के साथ मिलकर इन्होंने जहाज़ों से फेंकवाई थी। अच्छी तरह हमें याद है। आजकल मोहतरमा का बेटा जो है वो इन्हीं की गोद में बैठा हुआ है। फिर एक दौर था जिस तरह फातिमा जिन्ना की इन्होंने बेहुरमती की, जिस तरह उनकी इन्होंने किरदार कुशी की, हम सबको अच्छी तरह याद है। बल्कि जो फातिमा जिन्ना साहिबा के बारे में एक वाकया बड़ा अफसोसनाक खुर्रम दस्तगीर के वालिद से जो है वो मंसूब है। जब वो जर्मनी आया था उस दौर में तो उसके खिलाफ बड़ा एहतजाज भी हुआ था गुलाम दस्तगीर कि उसने कुतिया के गले के अंदर लालटेन डाली हुई थी। गुजरावाला की गलियों में फिरा रहे थे वो लोग, और वो जो लालटेन थी वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत उनका वो निशान था। तो बेगम नसीम वली साहिबा जब खड़ी हुई तो उनके साथ भी किरदार कुशी की गई, बड़ी बदतमीजी और बेहूदगी उनके खिलाफ भी की गई। अब बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया, उनके खिलाफ भी ये किया जा रहा है। ये एक पैटर्न है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये करती है। लेकिन पाकिस्तान के अखबारात ने अपना मुंह काला किया इसमें। ये सोशल मीडिया का दौर है। इन अखबारात को लोगों ने पढ़ना तकरीबन अब बंद कर दिया है। इनकी सर्कुलेशन आप देख लेना, ये तो वैसे ही चले जाते हैं तो चले जाते हैं। अखबारात तो अब लोग पढ़ते ही नहीं है। लोग तो सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। लोग टीवी चैनल्स नहीं देखते। टॉक शोज के सिर्फ वही इसे देखे जाते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर कट के आ जाते हैं। अदरवाइज टॉक शो पूरा कौन देखता है? अब कोई भी नहीं देखता। हर आदमी का अपना प्राइम टाइम है, अपने टाइम के मुताबिक वो देख लेता है जो उसको देखना है, और सबको अपनी मर्जी का कंटेंट मिल भी रहा है। तो लोगों की ओपिनियन बनाते हैं लीडर्स, और इमरान खान लोगों की ओपिनियन बना गया है। अब ये बरतानिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे छपने वाला जो आर्टिकल है, ये फ्रंट पेज के ऊपर छाप दिया पाकिस्तान के अखबारात ने, और रोजनामा जंग ने इसे सबसे ज्यादा स्पेस दी है। एक तो ना ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है और ना ये कोई ऐसी चीज है कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरे हुए अब लगभग 4 साल होने वाले। तो 4 साल बाद अगर आपने ऐसी कहानियां सुनानी है या ये चीजें करनी है तो जाके इमरान खान से आप माफी मांग लें। आज भी उसकी निजी जिंदगी, आज भी उसकी अहलिया, आज भी उसका खानदान, उसी को निशाना बना के आप राजी हैं। पाकिस्तान इस तरह आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस घटिया और गंदी सोच ने पाकिस्तान को आज तक आगे बढ़ने नहीं दिया, और पाकिस्तान के मीडिया ने इसके अंदर एक सहूलतकार का रोल प्ले किया है। जंग जैसा अखबार जो बड़े दावे और वादे करते थे कि जनाब हमारी सहाफत बड़ी साफ और शफाफ है, आज उनकी सहाफत जो है वो एक गटर की तरह उबल रही है। मैं देख रहा हूं किस किस्म का फ्रंट पेज उन्होंने छापा है, कितनी स्पेस दे दी है। ये अकेली खबर तो नहीं है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो आई हुई है। ये देखें ना, एक और, ये 3 खबरें और हैं जो बैनुल अक़वामी अखबारात में आई जो इससे बड़ी खबरें हैं। ये तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर खबर आई। मेरी अभी जुल्फी बुखारी साहब से बात हुई। वो अपनी जो उनकी लीगल टीम्स हैं वो इसके ऊपर बैठी मुशावरत कर रही हैं। वो लोग देख रहे हैं कि इस पे क्या करना है। 1 साल पहले इन्होंने ये आर्टिकल तैयार किया था। अभी 27वीं तरमीम से ऐसा लगता है कि तवज्जो हटाने के लिए ये आर्टिकल फटाफट छपवा दिया गया, और जो खातून है वो मशकूक निकल आई जिन्होंने ये आर्टिकल उसके अंदर जिनकी तरफ से छपा, बुशरा तस्कीन साहिबा। वो पता चला उनके पीएमएलएन से बड़े शानदार ताल्लुकात हैं, या उनकी सारी हमदर्दियां जो हैं वो पीएमएलएन के साथ है और वो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। सबूत पता नहीं है या नहीं है, लेकिन अभी देखिए कहानियां तो इस तरह की बहुत सारी। जब मरियम नवाज साहबा के हाथ में एक गिलास होता है, वो लोग कहते हैं ये क्यों होता है स्टील का। जरदारी साहब के बारे में सब कहते हैं जी रोजाना उनके बकरे ज़िबा होते हैं। भाई सबका अपना अपना मामला क्या है, इसके ऊपर सबने इसी तरह आर्टिकल लिखने और बैनुल अक़वामी मीडिया ने यही काम करना है। इमरान खान के खिलाफ आपका बुग़्ज़ इस लेवल तक चला गया कि आप पैसा, इज्जत, सब कुछ दाव लगाने पर तैयार हैं सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। अब ये 3 बड़ी बड़ी खबरें हैं, ये भी चंद दिन के अंदर आई हैं। इनमें तो कोई पाकिस्तान के मीडिया ने, अखबारात ने फ्रंट पेज के ऊपर नहीं छापी, 1-1 घंटे के बुलेटिन उनके ऊपर नहीं किए, ट्रांसमिशंस इनके ऊपर नहीं की गई। एक खबर जो है ये जो लीक्स आई हैं अभी जेफरी की, ये तो एक तो पूरी दुनिया हिल गई है ना उनसे। बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें आई हैं। लेकिन इमरान खान के बारे में क्या आया कि सेहूनियत इमरान खान को पसंद नहीं करती। अब सारी जिंदगी इमरान खान पे इल्जामात क्या लगाया जी, यहूदी एजेंट है, सेहूनियों का एजेंट है, ये कहते थे इनको जी, इसराइली एजेंट है, ये भी कहते थे इमरान खान को। तो जनाब अब वो अंदर से पता चल रहा है, जो ईमेल्स लीक हुई उनके अंदर से, कि जनाब इमरान खान तो बहुत पक्का मुसलमान है। इमरान खान तो बड़ा मजबूत आदमी है, झुकने वाला आदमी नहीं है, बल्कि खतरनाक आदमी है। जैसे ये वो शी जिनपिंग को समझते हैं अपने लिए खतरा, या पुतिन को समझते हैं, या खमैनी को समझते हैं, या उर्दगान को। तो फिर अब आपको समझ जाना चाहिए ना कि इमरान खान के रिजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे जो बुनियादी सोच है वो क्या है। वो तो बाजुआ का एक्सटेंशन वाला मामला था और ये सारी चीजें जुड़ गई आपस में। तो रल मिलकर इन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटा दिया। इसके ऊपर किसी ने कोई आर्टिकल नहीं छापा, इसके ऊपर किसी ने कोई ट्रांसमिशन नहीं की, इसके ऊपर किसी ने कोई बुलेटिन पूरा नहीं खींचा, इसके ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर बड़ी बड़ी स्टोरीज नहीं छपी। हालांकि बहुत बड़ी स्टोरी है।
बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे थे, इतनी जबरदस्त किस्म की चीज आई है, दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया पे आ रही है, पाकिस्तान का मीडिया चुप है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं। दो आसिम मुनीर साहब के ताहयात इस्तिस्ना पे आलमी मीडिया बहुत कुछ कह रहा है, इस पे किसी ने कोई बात ही नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम ने इस पे पर क्या कहा, दीगर जो बड़े बड़े अखबार हैं वो इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, आलमी जरीदे इसके ऊपर क्या कह रहे हैं कि किस तरह जो पावर का सारा बैलेंस है वो बिगड़ गया और ये ताहयात इस्तिस्ना के बाद पाकिस्तान में मिस्र जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, जमूद तारी हो जाएगा। ये भी लिखा गया बैनुल अक़वामी अखबारात में, इसको तो कहीं हिस्सा नहीं दिया गया, इस पे तो बात करने की किसी की जरूरत ही नहीं है। और अब ये बीबीसी का एक, इसके अंदर मैं चंद जुमले आपको बता देता हूं, जो उनका आर्टिकल है कि ताकत का तवाजुन हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के पलड़े में रहा, पाकिस्तान में यही होता रहा, लेकिन अब फौज के सरबराह मजीद ताकतवर हो गए। माइकल कोगलमैन कहते हैं कि मेरे नजदीक ये तरमीम इस बात का ताजा तरीन बल्कि शायद सबसे मजबूत इशारा है कि पाकिस्तान में अब हाइब्रिड निजाम नहीं है, यानी दोगला निजाम नहीं है, बल्कि माबाद हाइब्रिड निजाम के मरहले में पाकिस्तान दाखिल हो चुका है, यानी हाइब्रिड प्रो मैक्स हो गया, इससे भी अगले लेवल पे पाकिस्तान चला गया। हम एक ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं जहां सिविल और फौज के दरमियान ताकत का फर्क अपनी हद से ज्यादा बढ़ चुका है, बल्कि सारी हदें ही क्रॉस कर गया। अब तो ये बीबीसी के ऊपर चला, ये पाकिस्तान का मीडिया कहीं नहीं सुनाएगा, कहीं नहीं छापेगा, कहीं नहीं बताएगा, हम आपको बताएंगे ना, मैं बताऊंगा। बाकी जो आवाजें हैं, जो आवाज अभी भी उठा रहे हैं, वो कम से कम पिसी हुई आवाजों का, या जिन लोगों को कुचला जा रहा है उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके सामने हम रख देंगे और सोशल मीडिया आपके सामने रखेगा, क्योंकि ये एक ऐसी ताकत है जिसने एस्टेब्लिशमेंट के रास्ते को रोका है और उनके लिए मुश्किलात पैदा की हैं। एक और खबर भी आई है कि पाकिस्तान ने बेशुमार पैसा खर्च किया, वो फिगर्स भी हैं साथ, अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको राजी रखने के लिए, और वो खबर भी ये बताती है कोई फायदा नहीं हुआ, यानी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं उसका फायदा कोई नहीं हुआ, सवाए चंद बयानात के आपको कुछ नहीं मिला। कोई ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, कोई बयान दे दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी बात याद रखिएगा, भारत का और अमेरिका का एक दिफाई मुआहदा हुआ है और ये चलते रहते हैं, दिफाई मुआहदे तो पुराने उनके होते चले आ रहे हैं। ये क्वाड का हिस्सा भी हैं 4 मुल्क, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया। तो दिफाई नुक्ता नजर से भारत के अमेरिका के साथ मल्टीपल रिलेशंस हैं। अब ये जो एक तिजारती मुआहदा होने जा रहा है ना भारत का अमेरिका के साथ, उसके बाद आप सूरत हाल के अंदर तब्दीली मुझे लगता है कि आप बहुत तेजी से देखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इन्फ्लुएंस को बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है। किन चीजों पे देखें, एक तो जो भारतीय हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर मगरबी ममालिक में रहते हैं, तो वो एक इन्फ्लुएंस तो ये है उनका। दूसरा, उनकी तिजारत बहुत बड़े पैमाने पर मगरबी ममालिक के साथ मुंसलिक है, फायदा नुकसान वहां पे है, तो दूसरा ये है। तीसरा जो है वो पाकिस्तान से टकराव में जो भारत को जिल्लत महसूस हुई है, ये भी एक बड़ा प्रेशर भारत के ऊपर है। और रूस से जो तिजारत का एक खुमार भारत को चढ़ा था, अमेरिका ने वो भी उतारा। इसी सारे मामले का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को उठाओ, भारत को प्रॉब्लम होती है। और चीन से भारत हमेशा एक खतरा महसूस करता है और वहां वो अमेरिका को अपनी एक सपोर्ट के तौर पे देखते हैं। अब अगर आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर बढ़ा के कम से कम भारत को मजबूर किया कि वो रशिया के साथ अपनी तिजारत का हुजम कम करे। खत्म तो नहीं हो जाता बिल्कुल, लेकिन बहुत हद तक कम किया उन्होंने। तो ये अमेरिका की एक कामयाबी है। अगर अमेरिका भारत के साथ एक कामयाब ट्रेड डील कर लेता है, देखिए भारत की आबादी आप याद रखिएगा दूसरा दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है चाइना के बाद, और फर्क कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 1.25 अरब से बड़ी आबादी है भारत की, बहुत बड़ी, पाकिस्तान से 5-6 गुना बड़ा मुल्क है। तो इतनी बड़ी आबादी का मुल्क भारत, उसकी मार्केट को अमेरिका, चाइना के और रशिया के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकता। अमेरिका से भी कई गुना आबादी है भारत की, तो अमेरिका यही चाहेगा कि इतनी बड़ी मार्केट को अमेरिकन ताजर या अमेरिकन कंपनियां कंट्रोल करें, ना कि चाइना और रशिया वगैरह करें आकर। लिहाजा उन्होंने एक दबाव डाला, और जब ये ट्रेड एग्रीमेंट मुकम्मल हो जाएगा जिसपे भी काम चल रहा है, तो फिर आप अमेरिकी रवैये को उस वक्त जज कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें डिफरेंट दिखाई देंगी। कि स्ट्रीट मूवमेंट जो इमरान खान साहब ने कहा था वो अब शुरू होगी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत टाइम ज़ाया किया। मैं आपको बहुत लंबे अरसे से एक बात कर रहा था कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है। बेशक इनके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है पब्लिक की, लोग अभी ये इलेक्शन करवा दें तो इनको बहुत ज़्यादा वोट पड़ जाएंगे, लेकिन तहरीक चलाने के लिए ग्राउंड पे जो तैयारी होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। देखिए ना, इस वक्त जो निज़ाम है वो बहुत ताकतवर है, उनके हाथ में बंदूक है और वो हर तरह की बेशर्मी पे तुले हुए हैं, यानी वो इंसानों को गोलियां भी मार सकते हैं, उन्होंने मारी भी हैं। तो ऐसे में आप एक हुजूम के ज़रिए से या थोड़े बहुत लोगों के ज़रिए से आप इनका किबला ठीक नहीं कर सकते। आपको बहुत बड़ी तादाद में नौजवान चाहिए होंगे, और वो नौजवान जो ऑर्गेनाइज हों,
जिन्हें पता हो कि उन्होंने क्या करना है और किस तरीके से पुरअमन रहते हुए पाकिस्तान को बचाते हुए उन्होंने इन जालिमों से निजात हासिल करनी है। तो इसके लिए पूरा एक साइंटिफिक तरीक़ाकार होना चाहिए था, जो अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि कुछ विजुअल्स बनते रहे, सुहेल अफरीदी साहब गाड़ी पे चढ़ जाते थे, उनके साथ और नौजवान चढ़ जाते थे, एक मोमेंटम बनता था, ये जहाँ जाते थे। अभी भी सुहेल अफरीदी किसी भी शहर में चले जाएं, 10-20 हज़ार बंदा निकल आएगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी निकल आए। तो हज़ारों बंदे तो निकल ही आते हैं जहाँ पे भी जाते हैं आप। पॉलिटिकल फिगर है, इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है, जिस बाजार से आप गुजरेंगे, जिस शाहराह से आप गुजरेंगे, लोग तो आ जाएंगे। लेकिन क्या वो एक मुनज़्ज़म ऐसी फोर्स है जो जिसको आप जो कहें वो उस हद तक जाए और इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करे? तो अब इन्होंने एक्चुअली जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका आगाज़ कर दिया है। हुकूमत ने खुद ये बताया कि इमरान खान साहब की आंख 85% तक ज़ाया कर दी गई है और इमरान खान इसके बावजूद कुर्बानी दे रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसे दीवार के साथ लगाया, उसके अखबार टीवी बंद कर दिए, ख़ानदान वालों से मुलाकातें बंद कर दी, ज़ाती मुआलिजीन से मुलाकातें बंद कर दी, पार्टी के लोगों से और वकला से मुलाकातें बंद कर दी। महीनों तक उनके बच्चों से उनकी बात भी नहीं करवाते, किताबें और अखबारात भी नहीं देते, टीवी भी बंद कर देते हैं। तो ये सारा कुछ इमरान खान बर्दाश्त कर रहा है और सिर्फ अपनी कौम के लिए बर्दाश्त कर रहा है। यानी नवाज शरीफ की तरह नहीं कि नवाज शरीफ ने बिल्कुल कुर्बानी दी, उन्हें मौका मिला था नवाज शरीफ को कुर्बानी देने का और उन्हें कुर्बानी नहीं दी। वो अपने साथियों को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चले गए और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से डील करके वापस आ गए। अब ईद की नमाज पढ़ने तक की इमरान खान को इजाज़त नहीं दी जाती, वो बड़ी ज़्यादती है। इससे पहले किसी भी लीडर के साथ ऐसी ज़्यादती नहीं हुई। जिन सियासतदानों ने पाकिस्तान को लूटा, जिन सियासतदानों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, उन्हें VIP जेलें मिली हैं और जो भी सियासतदान जर्नैलों के रास्ते में आए हैं उन्हें निशान इबरत बनाया गया है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले सियासतदानों को VIP तरीके से जेलों में रखा गया ताकि जर्नैलों को आइडिया था बाद में ये काम आ जाएंगे। लेकिन वो सियासतदान जो जर्नैलों के रास्ते में रुकावट बने और उनके मफादात के खिलाफ गए, उन्हें निशान इबरत बनाया गया और हर दौर में बनाया गया। हमने ये होता हुआ भी देखा, कई तो बेचारे कत्ल भी हो गए। आज इसी इमरान खान की एक वाहिद जमात है जिसने एक क्लियर स्टांस लिया है। इमरान खान तो जेल में है, तो उनकी जमात ने एक क्लियर स्टांस लिया है डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड वाले डिमांड के ऊपर। यानी यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट भी आ गया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का स्टेटमेंट भी आ गया और वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जनाब फ़लस्तीन के मामले में जब तक के फ़लस्तीनियों को उनका इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक के फ़लस्तीनी मुतमईन नहीं हो जाते और उनकी अपनी एक रियासत कायम नहीं हो जाती जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम हो, तब तक तो हम किसी मामले में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बड़ी क्लियर पोजीशन है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की और इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो 1967 वाली है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से अगर आप मिलें तो वो आपको समझाते हैं बार बार, कई मरतबा ऐसा हुआ, बहुत सारे मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं वो भी बताते हैं, जो मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं लोग वो भी बताते हैं, जिनका लोगों से हमारा रब्ता होता है वो भी बताते हैं कि जनाब अब पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया है, हमें नए फैसले करने पड़ेंगे, इसराइल से ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। यही बातें जो हैं वो कहा करते थे जनरल बाजवा, और यही सारा कुछ आसिम मुनीर साहब के दौर में हो रहा है। इसराइल तो बहुत खुश है, उसकी वजह यह है कि पहली मरतबा आप इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज नहीं कर सकते। हाँ, जमात इस्लामी को इजाज़त दी जाती है कि वो मम्मी डैडी किस्म का एहतजाज कर लें बंद जगह पे और उसके बाद आराम से चले जाएं जिससे कोई फ़र्क ना पड़े। बाकी किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में कि वो इसराइल के खिलाफ एहतजाज करे, उनके मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाए, या फ़लस्तीनियों के हक़ में वो निकले या अलग फ़लस्तीनी रियासत के लिए आवाज़ उठाए। आप देखें, बहुत इख्तलाफात हो सकते हैं तहरीक लब्बैक के लोगों से, लेकिन उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ, उनका कत्लेआम हो गया सिर्फ इस वजह से कि वो इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए निकले हुए थे। मुरीदके में घेर कर उनको बहुत बड़े पैमाने पर खून बहा दिया गया, वहाँ पे लोगों को कत्ल कर दिया गया, लाशें वापस नहीं दी जा रही थी। वो रिजवी बरादरान दोनों से मेरे शदीद इख्तलाफात होने के बावजूद मैं उनके हक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा कि वो जबरी तौर पर लापता है। अच्छा, बहुत मुमकिन है वो कल को सामने आ जाएं और वो ये कहें जनाब हम तो कहीं छुपे हुए थे और मामला तय हो जाए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और मुझे शर्मिंदा करने की भी कोशिश की जाए उन तमाम लोगों समेत जिन्होंने आवाज़ उठाई उनके हक़ में कि जनाब आप इनके लिए आवाज़ें उठा दिए तो खुद ही गायब हो गए थे। नहीं, खुद गायब नहीं हुए। मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी कि इनको एजेंसियों ने अगवा कर लिया है और अब इन्हें जब तक मामला ठीक नहीं हो जाएंगे नहीं छोड़ा जाएगा। तो रिजवी बरादरान को गायब कर दिया गया, तहरीक लब्बैक के लोगों का कत्लेआम किया गया, हमने सारा कुछ होते हुए देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने बड़ा क्लियर स्टांस लिया है और सबसे पहले लिया है। यानी फजल रहमान, जमात इस्लामी सारे पीछे रह गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे क्लियर स्टांस सबसे पहले आकर ले लिया। क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? इमरान खान कौन सा बाहर आ रहा है?
भाई अमेरिका को पता चले कि ये एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, भाई इनका एक मौकिफ है और इनकी कल को हुकूमत भी आनी है, आप रास्ता नहीं इनका रोक सकते। पाकिस्तान में अवाम का रास्ता कौन रोक सकता है? ख्वाजा आसिफ साहब के साथ एक के बाद एक ज्यादती होती है और बड़ी सख्त ज्यादती हो जाती है। पहले उन्होंने एक इसराइल के खिलाफ ट्वीट किया, बहुत डांट टपट के बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया। ख्वाजा साहब के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाला मामला बन गया। अब देखें ना, मुझे इस बात पे एतराज़ नहीं है कि ख्वाजा साहब क्या ट्वीट करते हैं और क्यों डिलीट करते हैं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि एक वजीर दिफा की एक इज्जत होती है, एक मुकाम होता है। ख्वाजा साहब इतनी दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली बने हैं, आखिरी 3 मरतबा तो मुतनाज़ ही बने, उनको ज़बरदस्ती बनाया गया। 2013 में भी उनकी सीट मुतनाज़ थी, 2018 में भी मुतनाज़ थी, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि मैंने तो जनरल बाजुआ से कह के सीट ली है। और इस मरतबा तो खाना ही ख़राब हो गया। ख्वाजा साहब जो हैं वो उस्मान डार की वालदा से बहुत बुरी तरह रेहाना डार साहिबा से इलेक्शन हारे थे। बहरहाल फिर भी वो एमएनए बन के बैठ गए। इतनी दफ़ा कोई बंदा एमएनए रहा हो, मिनिस्टर रहा हो और उसके साथ इस किस्म का सलूक किया जाए या ऐसे ट्वीटें डिलीट हों और इस तरह की चीज़ें हों, तो ये बड़ा मायूब होता है। जो चीज़ मुझे पता चली मुझे बहुत दुख हुआ था और मैं सख्त उसकी मजम्मत करता हूँ। नादरीन, यहाँ पे अल जजीरा ने एक खबर चलाई ख्वाजा आसिफ के हवाले से। मैंने पिछले वीलॉग में आपको कह दिया था, क्योंकि मैंने भी इन्हीं अखबारात को पढ़ा हुआ है। तो अल जजीरा ने खबर चलाई थी, ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट चलाया था, अल जजीरा इंग्लिश के अकाउंट पे आया था कि वी हैव अ क्लियर स्टांस दैट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, कि हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ सेज दैट ही डज नॉट बिलीव दैट इस्लामाबाद शुड ज्वाइन द अब्राहम अकॉर्ड नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विद इसराइल, रिपोर्ट्स इंडियन मीडिया। वो कहते हैं इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान जो है वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा, इसको ज्वाइन नहीं करेगा। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा। अच्छा, अब जनाब अल जजीरा की तरदीद भी आ गई। अब आप ये देखें ना कि ख्वाजा आसिफ के खाते में इतना प्यारा स्टेटमेंट गया कि हम अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुझे लगा कि बड़ा गैरतमंदाना स्टेटमेंट दिया वजीर दिफा ने, और इस स्टेटमेंट के और इस क्लिप को लेकर बहुत इसको वायरल भी किया गया। ये जो एक स्क्रीनशॉट है, इस स्क्रीनशॉट को बहुत वायरल किया गया, बताया गया दुनिया को, देखें जी स्टांस ले लिया ख्वाजा आसिफ ने। अब अल जजीरा इंग्लिश को राब्ता किया गया तो उनको बेचारों को अपनी ये ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। अब वो क्या लिखते हैं, ए नाउ डिलीटेड अल जजीरा इंग्लिश एक्स पोस्ट मिस्टेकनली कोटेड पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ऑन द अब्राहम अकॉर्ड, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हिम हैविंग मेड दैट स्टेटमेंट। वो कह रहे जी हमें ये ट्वीट ख्वाजा आसिफ की हवाले से जो हमने एक लगा दी थी, हमें डिलीट करनी पड़ी है अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, और इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो। जिस बयान के ऊपर इतरा रहे थे, चौड़े हो रहे थे, वो बयान ही नहीं है बीच में। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, बिलावल जरदारी को, मरियम नवाज को, इन सबको बहुत शौक है ना स्टेटमेंट्स देने का। तो ये बयान दें ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत मुतालबा किया, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेटमेंट दे रही है। अब ये फैसला कि पाकिस्तान ने क्या ज्वाइन करना और क्या नहीं करना, ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप या आसिम मुनीर तो नहीं करेंगे ना। ये फैसला तो पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान के अवाम या उनकी मुंतखब हुकूमत करेगी। अब अवाम की मुंतखब हुकूमत तो है नहीं, तो जो हुकूमत है कम से कम वो आगे बढ़ के स्टेटमेंट दे। लेकिन जो शख्स इस हुकूमत को लेकर आया, उस शख्स की मंशा के बगैर, तो उसकी मर्जी के बगैर तो ये हिलते भी नहीं है, तो स्टेटमेंट कैसे देंगे। डोनाल्ड ट्रंप पे नादरीन अमेरिका में बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम लगा दिया और वहाँ के एक बड़े शानदार अखबार ने लगा दिया। ये बहुत पुराना अखबार है अमेरिका का, बल्कि सबसे पुराने अखबारात में से एक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ लिखा और डोनाल्ड ट्रंप ने उसका बाद में जवाब भी दिया बड़े अजीब तरीके से, लेकिन इसको गद्दारी करार दिया कि डोनाल्ड ट्रंप गद्दारी कर रहा है ईरान के साथ। वो कैसे? वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि ईरान के साथ ट्रंप का जो मुजव्वज़ा मुआहिदा सामने आ रहा है ये गद्दारी के मुतरादिफ है, और ये बहुत बाअसर अमरीकी अखबार है। इसने इसका जो एडिटोरियल है या इदारिया जो लिखते हैं वो लोग, उनकी टीम ने ये इदारिया मुश्तरका तौर पर लिखा और इन्होंने कहा जी ट्रंप इंतज़ामिया का ईरान के साथ जो मुतवक्का मुआहिदा है, इसका जो मनसूबा है ये गद्दारी और फरेब है। इस टीम का जो इदाराती टीम है अखबार की, उसका ये मानना है कि इस बात का ख़तरा मौजूद है कि वाशिंगटन एक मुकम्मल जौहरी मुआहिदे पर दस्तखत होने से पहले ही तेहरान पर से दबाव कम कर देगा। वो कह रहे हैं जी इसमें आप दबाव कम कर देंगे ईरान के ऊपर से तो वो जौहरी मुआहिदे के ऊपर आप कोई नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे या वो प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर आप नाकाबंदी ख़त्म करते हैं और ईरान को माली सहूलतें जैसे उसके असासे बहाल करना ये चीज़ें करते हैं तो फिर आप ईरान के ऊपर दबाव नहीं डाल पाएंगे। ये इक्तसादी इमदाद होगी ईरान की और वो अपनी मईशत को मजबूत कर लेगा, जो कि एक हकीकी गद्दारी होगी।
ईरानी अवाम से ज़्यादा अमरीकी मफादात के साथ ये गद्दारी होगी। ये बात अखबार ने बड़ा खुलकर लिखा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का मानना है कि अगर ईरान को दोबारा आज़ादाना तौर पर तेल बेचने की इजाज़त मिल गई तो तेहरान पर असरअंदाज होने का वाहिद बकिया हरबा सिर्फ एक नई जंग की धमकी ही रह जाएगा और कुछ भी नहीं आप कर सकेंगे अगर वो तेल बेचना शुरू हो गए तो। वैसे तो वो बेच रहे हैं, लेकिन नाकाबंदी खुलेगी तो सूरत हाल कुछ और हो जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अगर ईरान हथियार डाल दे, तस्लीम कर ले कि उनकी बहरिया समंदर की तह में पहुंच चुकी है और फिजाइया अब मौजूद नहीं रही, और अगर इनकी पूरी फौज तेहरान से बाहर निकल आए, हथियार गिरा दे और हाथ उठाकर कहे कि मैं हथियार डालता हूं, मैं हथियार डालता हूं, ये चिल्लाती हुई सफ़ेद झंडा लहराती फिरे, और अगर इनकी बाकी मानदा क़यादत तमाम ज़रूरी सरेंडर दस्तावेजात पर दस्तखत कर दे और अमरीका की अजीम ताकत के सामने शिकस्त तस्लीम कर ले, तो फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स, चाइना स्ट्रीट जर्नल, यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल को वो चाइना स्ट्रीट जर्नल कहते हैं, करप्ट और अब गैर मुअस्सर CNN और दीगर फेक न्यूज़ मीडिया यही सुर्खी लगाएंगे कि ईरान ने अमेरिका पर एक शानदार और फैसलाकुन फतह हासिल कर ली। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डेमोक्रेट्स और मीडिया मुकम्मल तौर पर रास्ता भूल चुके हैं और बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप अब डेमोक्रेट्स के साथ साथ मीडिया से भी लड़ रहा है, क्योंकि मीडिया बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अचीव करने गया था ईरान में, उसमें से कुछ भी नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ रजीम चेंज करके अपना पहलवी लेकर जाना था, नहीं हो पाया। ईरान को तोड़ना था, नहीं हो पाया। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करना था, नहीं हो पाया। 70% अभी भी मौजूद है अमेरिकन CIA की रिपोर्ट के मुताबिक। ईरानी बहरिया को तबाह बर्बाद करना था, वही बहरिया अभी भी अमेरिका के साथ वहाँ पे लड़ रही है। आपने हुरमुज़ उनके कंट्रोल में है। बहुत सारी चीज़ें उनका एटम बम के हवाले से था, बल्कि वो आपने हुरमुज़ भी बंद करवा ली पकड़ के। तो अमेरिका ने हासिल क्या किया अगर बाद में मुज़ाकरात ही करने और कोई टारगेट वो अचीव ना कर पाए तो? जी, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तनकीद ठीक होती है। अब मीडिया तनकीद करता है, डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के ऊपर चढ़ जाता है और मीडिया ने अब इसको गद्दारी करार दे दिया है। दूसरी जानिब ये मीडिया गद्दारी क्यों करार दे रहा है, एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि इसराइल का ना बहुत इन्फ्लुएंस है अमेरिका में और अमेरिकन की सोच के ऊपर। ख़ास तौर पे अमेरिकन मीडिया के अंदर भी इसराइल का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। अमेरिकन मीडिया, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जो बोलता और सोचता और जो बात करता है उसमें कहीं ना कहीं इसराइली लॉबी का कोई किरदार ज़रूर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल यकतरफा हो जाए। देखें, कई मीडिया वाले ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि इसराइल ने अमेरिका को इस्तेमाल किया, कई सियासतदान भी ये बात कहते हैं। लेकिन ये सबको मानना पड़ेगा कि छोटा सा मुल्क है इसराइल और वो सुपर पावर की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अभी वहाँ पे एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, नेतन्याहू ने ली और उसके साथ उसके सारे वज़रा बैठे हुए थे और बड़े हार्डलाइनर से इन्होंने बड़े सख्त स्टेटमेंट दिए। लेकिन उनके वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमें वाइट हाउस में ऐसी सपोर्ट कभी भी नहीं मिली जो टीम हमें अब वाइट हाउस में मुयस्सर है, और जो